मॉर्निंग एवरीवन। आई होप कि सब अच्छे होंगे। चलिए जी, ईबीसीएल में टीपीए एक्ट के अंदर आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। जो टॉपिक आज हमें पढ़ना है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है। बिल्कुल इजी टॉपिक है, बस थोड़ा सा ध्यान से पढ़ने की जरूरत है। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक जो हमें स्टार्ट करना है दैट इज मॉर्गेज, कि मॉर्गेज क्या होता है। तो मॉर्गेज को सबसे पहली बात, मॉर्गेज को टीपीए एक्ट के अंदर एक स्पेशल टाइप ऑफ ट्रांसफर में कवर किया गया है। तो मॉर्गेज का मीनिंग क्या है, मॉर्गेज कितने तरह से होता है, वो हमें आज यहाँ पे डिस्कस करना है। तो चलिए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं कि मॉर्गेज का मीनिंग क्या है। मॉर्गेज का मीनिंग समझने के लिए हम पहले एक एग्जांपल लेते हैं, उसके बाद जो नोट्स में लिखा है उसको हम देखेंगे। देखिए यहाँ पे एक ए नाम का पर्सन है या कोई एक कंपनी है एबीसी लिमिटेड। उसने क्या किया, बैंक को अप्रोच किया लोन के लिए। ठीक है, एबीसी कंपनी ने क्या किया, बैंक को अप्रोच किया लोन के लिए। बैंक बोलता है कि आपको हम लोन तो दे देंगे पर आप हमें सिक्योरिटी के तौर पे अपने कोई प्रॉपर्टी दे देना। ठीक है, तो बैंक ने क्या किया, अपने किसी वेकेंट पीस ऑफ लैंड या किसी इमूवेबल प्रॉपर्टी को गिरवी छोड़ दिया। कहाँ पे, कंपनी ने क्या किया, अपने किसी इमूवेबल प्रॉपर्टी को गिरवी छोड़ दिया बैंक के पास। अब बैंक ने वो जो प्रॉपर्टी गिरवी रखवाई है कंपनी से, वो क्यों रखवाई है, ताकि कल को कंपनी अपना लोन रीपे करने में डिफॉल्ट कर दे, कल को कंपनी फ्यूचर में अपना लोन रीपे ना कर पाए, तो बैंक अपना मतलब सिक्योरिटी के तौर पे उस पैसे को रिकवर कर सकता है प्रॉपर्टी को सेल करके। तो बैंक ने अपनी यहाँ पे सेफ्टी के लिए, अपने सिक्योरिटी के लिए प्रॉपर्टी गिरवी रखवा ली। इस प्रोसेस को, इस ट्रांजेक्शन को हम मॉर्गेज बोलते हैं। ठीक है, तो मॉर्गेज का मीनिंग अभी हमने एग्जांपल के थ्रू समझा। अब हम देखते हैं कि हमारे नोट्स में मॉर्गेज का मीनिंग क्या लिखा हुआ है। देखिए, सेक्शन 58 टू सेक्शन 104 ऑफ द एक्ट डील्स विद मॉर्गेज। ये कह रहा है कि टीपीए एक्ट का सेक्शन 58 से लेकर के 104 तक, ये इतने सारे सेक्शन जो है वो मॉर्गेज की बात करते हैं। एज पर सेक्शन 58 of TPA Act, a mortgage is the transfer of an interest in specific immovable property for the purpose of securing the payment of money advanced to or to be advanced by way of loan, an existing or future debt on or the performance of an engagement which may give rise to pecuniary liability। देखिए, ये कह रहा है कि मॉर्गेज का मतलब क्या होता है। मॉर्गेज एक ऐसा ट्रांसफर है। पहली बात, मॉर्गेज क्या है, ट्रांसफर है। मॉर्गेज एक ऐसा ट्रांसफर है जिसमें हम, मतलब जब भी एक पर्सन या एक कंपनी बैंक से लोन लेगी तो लोन लेने वाले को बोलते हैं बोरोवर और लोन देने वाले को बोलते हैं लेंडर। ठीक है, तो बैंक हमारे लिए क्या बन गया, वहां पे लेंडर बन गया, और जो कंपनी है वो क्या बन गई, बोरोवर बन गई। तो अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि मॉर्गेज का मतलब क्या हुआ। मॉर्गेज एक ऐसा ट्रांसफर है जिसमें बोरोवर अपने किसी स्पेसिफिक आईपी का इंटरेस्ट जो है वो लेंडर के पास ट्रांसफर करता है। ठीक है, तो मॉर्गेज का मीनिंग क्या बन रहा है, मॉर्गेज इज द ट्रांसफर ऑफ एन इंटरेस्ट। मॉर्गेज के अंदर बोरोवर अपनी किसी स्पेसिफिक आईपी का इंटरेस्ट ट्रांसफर करेगा, किसके पास, लेंडर के पास। क्यों करेगा, पर्पस क्या होगा, ताकि लेंडर अपने पैसे को सिक्योर कर सके। कौन से पैसे, जो पैसे लेंडर ने बोरोवर को लोन पे दिए हैं। ठीक है, फॉर द पर्पज ऑफ सिक्योरिंग द पेमेंट ऑफ मनी एडवांस्ड, या तो एडवांस दे चुका है, मतलब लोन जा चुका है बोरोवर के पास, या फिर जाने वाला है। एन एग्जिस्टिंग और फ्यूचर डेट और द परफॉर्मेंस ऑफ एन एंगेजमेंट विच में गिव राइज टू पिक्यूनरी लाइबिलिटी, या फिर बोल रहे हैं कि कोई एक ऐसी एक्टिविटी परफॉर्म होने वाली है जिससे मॉनिटरी लाइबिलिटी, पिक्यूनरी मतलब मॉनिटरी, जिससे मॉनिटरी लाइबिलिटी अराइज होने वाली है। तो मॉनिटरी लाइबिलिटी अराइज होने के बदले में जो हम सिक्योरिटी लेंडर को प्रोवाइड कर रहे हैं ताकि लेंडर अपना पैसा सिक्योर कर सके, उस ट्रांसफर को हम क्या बोलेंगे, उस ट्रांसफर को हम मॉर्गेज का नाम देते हैं। तो ये हुआ हमारा मीनिंग। आगे पढ़ते हैं। द ट्रांसफर इज कॉल्ड मॉर्गेजर एंड द ट्रांसफरी इज कॉल्ड मॉर्गेजी। अब कह रहे हैं कि जब भी मॉर्गेज होगा, जब भी मॉर्गेज किया जाएगा, उसमें जो दो पार्टीज हैं उनके नेम क्या क्या होंगे वो बता रहे हैं। ठीक है, बोरोवर, बोरोवर कौन था, जिसने लोन लिया था।
तो जो बंदा लोन लेगा वो अपनी प्रॉपर्टी गिरवी छोड़ेगा बैंक के पास। तो बोरोवर को बोलेंगे यहाँ पे क्या, मोर्गेजर। मतलब वो पर्सन जो इंटरेस्ट ट्रांसफर कर रहा है अपनी स्पेसिफिक आईपी के अंदर किसी और के पास। तो इंटरेस्ट ट्रांसफर कौन करेगा, बोरोवर करेगा। तो बोरोवर को हम मोर्गेजर बोलेंगे। और जिसके फेवर में इंटरेस्ट ट्रांसफर किया गया है, किसके फेवर में इंटरेस्ट ट्रांसफर किया गया है, जो हमारा लेंडर है, जो बैंक है, उसके फेवर में इंटरेस्ट ट्रांसफर किया गया है। तो यहाँ पे हम जो हमारा लेंडर है उसको हम क्या बोलेंगे, मोर्गेजी बोलेंगे। द प्रिंसिपल मनी एंड इंटरेस्ट द पेमेंट ऑफ विच इज सिक्योर्ड फॉर द टाइम बिंग आर कॉल्ड मोर्गेज मनी। अब देखो, जितने रुपए का लोन लिया मतलब प्रिंसिपल अमाउंट प्लस जो ब्याज बनेगा, उस लोन के ऊपर जो ब्याज बनेगा, जो इंटरेस्ट बनेगा, दोनों को मिला करके प्रिंसिपल मनी प्लस इंटरेस्ट मनी दोनों को मिला करके हम मॉर्गेज मनी बोलेंगे यहाँ पे। एंड द इंस्ट्रूमेंट बाय विच ट्रांसफर इज अफेक्टेड इज कॉल्ड मॉर्गेज डीड। और जो ये मॉर्गेज है जिसमें हम अपनी प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट ट्रांसफर कर रहे हैं मॉर्गेजी के फेवर में, ये रिटर्न में होगा, डॉक्यूमेंट की फॉर्म में होगा। और जिस डॉक्यूमेंट के थ्रू आप अपनी प्रॉपर्टी के अंदर इंटरेस्ट ट्रांसफर कर रहे हो इन ल्यू ऑफ लोन, उस डॉक्यूमेंट को हम क्या बोलेंगे, मॉर्गेज डीड बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने अभी बेसिक बातें डिस्कस की। अब आ जाओ आगे। आगे बात कर रहे हैं एसेंशियल्स ऑफ अ मॉर्गेज। ये कह रहा है कि मॉर्गेज क्रिएट करने के लिए क्या क्या एलिमेंट्स जरूरी है। उन एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं अभी हम। देखिए, कौन कौन से ऐसे एसेंशियल एलिमेंट्स हैं जो जरूरी है मॉर्गेज क्रिएट करने के लिए। सबसे पहले बात कर रहे हैं ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट। अभी हमने सेक्शन 58 में जो डेफिनेशन लिखी हुई थी मॉर्गेज की उसको डिस्कस किया। उसमें फर्स्ट लाइन में लिखा हुआ था कि मॉर्गेज एक ऐसा ट्रांसफर है जिसमें इंटरेस्ट ट्रांसफर किया जाता है मॉर्गेजर के थ्रू मॉर्गेजी के पास। तो कह रहा है कि मॉर्गेज के अंदर इंटरेस्ट ट्रांसफर होना बहुत जरूरी है। अगर आप अपनी प्रॉपर्टी के अंदर किसी स्पेसिफिक आईपी के अंदर इंटरेस्ट ट्रांसफर नहीं करोगे लेंडर के पास, तो लेंडर का पैसा सिक्योर कैसे है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, फर्स्ट और एसेंशियल एलिमेंट क्या है हमारा, ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट। द फर्स्ट थिंग टू नोट दैट अ मॉर्गेज इज अ ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट इन स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टी। The mortgager, as well as owner of property, is possessed of all the interest in it, and when he mortgages the property to secure a loan, he only parts with an interest in that property in favor of mortgager. After mortgage, the interest of the mortgager is reduced by the interest which has been transferred to the mortgagee. अब कह रहे हैं कि जितना इंटरेस्ट एक आईपी के अंदर, जितना इंटरेस्ट मॉर्गेजर ने मॉर्गेजी के फेवर में ट्रांसफर कर दिया, वो इंटरेस्ट जब तक लोन चलेगा किसके पास रहेगा, मॉर्गेजी के पास रहेगा। और जो रिमेनिंग इंटरेस्ट उस स्पेसिफिक आईपी के अंदर है वो किसके पास रहेगा, वो मॉर्गेजर के पास रहेगा। आगे लिखा हुआ है हिज ओनरशिप हैज बिकम लेस फॉर द टाइम बिंग बाय द इंटरेस्ट विच ही पार्ट्स विद इन फेवर ऑफ मॉर्गेजी। तो कह रहे हैं कि जितने टाइम तक आपकी प्रॉपर्टी का इंटरेस्ट मॉर्गेजी के फेवर में है, जितना भी है 20%, 30%, 40%, 80% जितना भी आपने इंटरेस्ट ट्रांसफर किया है, उतना इंटरेस्ट आपकी तरफ से कम हो जाएगा। जो मॉर्गेजर है, जो ओनर है प्रॉपर्टी का, उसका उतना इंटरेस्ट प्रॉपर्टी के अंदर रिड्यूस हो जाएगा। If the mortgager transfers the property, the transferee gets its subject to the right of mortgager to recover from it when it is what is due to him, that is principal plus interest। तो कह रहे हैं कि यहाँ पे मॉर्गेजर ने जो अपनी प्रॉपर्टी के अंदर इंटरेस्ट ट्रांसफर किया है मॉर्गेजी के फेवर में, वो ऐसा क्यों किया है, ताकि लेंडर जो मॉर्गेजी है वो अपना पैसा फ्यूचर में रिकवर कर सके। किससे, बोरोवर से, मॉर्गेजर से। और कौन सा पैसा रिकवर करेगा, मॉर्गेज मनी रिकवर करेगा। मॉर्गेज मनी का मतलब क्या होगा, प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट अमाउंट। ठीक है, सेकंड एसेंशियल एलिमेंट क्या है, कोई स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टी होनी जरूरी है। मतलब मॉर्गेज के अंदर इमूवेबल प्रॉपर्टी ही कवर होती है, और इमूवेबल प्रॉपर्टी भी स्पेसिफिक होनी चाहिए। ठीक है, अब स्पेसिफिक का मतलब क्या है, इसको मान लो हम एग्जांपल से समझते हैं। स्पेसिफिक आईपी का मतलब क्या होगा, उसको हम एग्जांपल से समझते हैं। मिस्टर ए बैंक, मिस्टर ए ने बैंक को अप्रोच किया, किसके लिए, लोन के लिए।
मतलब मिस्टर ए को यहाँ पे लोन चाहिए, कितना चाहिए? मान लो मिस्टर ए को लोन की रिक्वायरमेंट है रुपीज 30 लाख की, ठीक है। 30 लाख रुपए का लोन चाहिए किसको? मिस्टर ए को। अब बैंक क्या बोल रहे हैं मिस्टर ए को कि आपको हम लोन तो दे देंगे, पर आप हमारे पास सिक्योरिटी के तौर पे कौन सी प्रॉपर्टी रखोगे? क्या आपके पास कोई प्रॉपर्टी है जो आप हमारे पास सिक्योरिटी के तौर पे मॉर्गेज रख सको, ताकि फ्यूचर में कल को आप लोन पे नहीं कर पाए तो हम आपकी वो प्रॉपर्टी सेल करके अपना पैसा रिकवर कर लेंगे, ताकि बैंक को भी कोई नुकसान ना हो, ठीक है। तो मिस्टर ए के पास क्या है? देखो, मिस्टर ए के पास दो तीन प्रॉपर्टी है। मिस्टर ए के पास क्या है? दो तीन प्रॉपर्टी है। एक तो एक घर है, इसका ओनर कौन है? मिस्टर ए। इस घर की वैल्यू कितनी है? मान लो है 18 लाख, ठीक है। उसके अलावा मिस्टर ए के पास एक ये वेकेंट पीस ऑफ लैंड है, इसका ऑनर भी कौन है? मिस्टर ए है। इस वेकेंट पीस ऑफ लैंड की वैल्यू कितनी है? 40 लाख। तो मिस्टर ए के पास यहाँ पे दो प्रॉपर्टी है, एक जमीन है और एक घर है। अब मिस्टर ए क्या बोलेगा बैंक को कि जी मैं आपको आपसे लोन लूंगा और बदले में आपके पास सिक्योरिटी के तौर पे प्रॉपर्टी गिरवी छोड़ूंगा, पर कौन सी छोड़ूंगा ये बताना पड़ेगा ना, ठीक है। क्योंकि मिस्टर ए के पास यहाँ पे क्या है? दो प्रॉपर्टी है। अब वो कौन सी प्रॉपर्टी गिरवी छोड़ना चाह रहा है? मान लो मिस्टर ए बोल रहा है कि मैं अपना हाउस आपके पास गिरवी छोड़ दूंगा। हाउस की प्रेजेंट करंट मार्केट वैल्यू कितनी है? 18 लाख रुपए। और मिस्टर ए लोन कितना मांग रहा है? 30 लाख का। तो क्या इस बात में बैंक एग्री हो जाएगा? बहुत कम चांस है एग्री हो, क्योंकि बैंक हमेशा क्या चाहता है कि जितने का हम लोन दे रहे हैं किसी भी पर्सन को, उससे एक्स्ट्रा अमाउंट की प्रॉपर्टी हमारे पास गिरवी हो, उससे हायर अमाउंट की प्रॉपर्टी हमारे पास गिरवी हो, ठीक है, जिसको हम मार्जिन रिक्वायरमेंट भी बोलते हैं। तो यहाँ पे बैंक क्या बोलेगा कि नहीं नहीं, हम आपका ये हाउस तो यहाँ पे गिरवी नहीं रखवाएंगे, क्योंकि हाउस की जो करंट मार्केट वैल्यू है वो 18 लाख रुपए है, और जबकि हम आपको लोन कितना दे रहे हैं? 30 लाख का दे रहे हैं। तो मिस्टर ए ने क्या बोला कि चलो ठीक है, मेरे पास एक जमीन और है, ठीक है, उसकी वैल्यू कितनी है? 40 लाख है, मैं आपके पास वो गिरवी छोड़ दूं? बैंक बोल रहा है कि हाँ ये ठीक है कि लोन ले लो 30 लाख रुपए का और जमीन 40 लाख वाली गिरवी छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे बैंक भी एग्री हो गया। तो यहाँ पे मिस्टर ए ने क्या किया? मिस्टर ए ने अपनी ये वाली प्रॉपर्टी बैंक के पास मॉर्गेज की है, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलेंगे यहाँ पे? स्पेसिफिक आईपी। स्पेसिफिक क्यों है? क्योंकि आईपी तो ये भी है, आईपी तो घर भी है और आईपी जमीन भी है, दोनों ही आईपी है। पर आपने लोन लेने के बदले में मॉर्गेज कौन सी प्रॉपर्टी रखी है? जिस प्रॉपर्टी को आप मॉर्गेज कर रहे हो वो स्पेसिफाई होनी चाहिए, वो पहले से पता होना चाहिए कि आप कौन सी प्रॉपर्टी मॉर्गेज कर रहे हो। क्योंकि जब मॉर्गेज डीड बनती है, उस डीड में लिखा जाता है कि कौन सी प्रॉपर्टी मॉर्गेज की गई है, प्रॉपर्टी कहाँ पे सिचुएटेड है, प्रॉपर्टी की मेजरमेंट क्या है, प्रॉपर्टी कौन से फॉर्म में है, गोडाउन गोडाउन के फॉर्म में है, हाउस के फॉर्म में है, वेकेंट पीस ऑफ लैंड है, कौन से फॉर्म में है वो आईपी जिसको मॉर्गेज किया गया है, ठीक है। तो वो जो प्रॉपर्टी आप मॉर्गेज करने वाले हो वो स्पेसिफाइड होनी चाहिए, ये लिखा हुआ है सेकंड एसेंशियल एलिमेंट के अंदर। अब इसको पढ़ते हैं। देखिए, द सेकंड पॉइंट इज दैट द प्रॉपर्टी मस्ट बी स्पेसिफिकली मेंशन्ड इन द मॉर्गेज डीड। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? ये कह रहे हैं कि जो प्रॉपर्टी हम मॉर्गेज करना चाहते हैं, जो प्रॉपर्टी हम मॉर्गेज करना चाहते हैं, उस प्रॉपर्टी का जिक्र किसमें होना चाहिए? उस प्रॉपर्टी का जिक्र क्या होना चाहिए? मॉर्गेज डीड के अंदर। जिक्र का मतलब पूरा बताया होना चाहिए कि प्रॉपर्टी क्या है, कहाँ पे सिचुएटेड है, मेजरमेंट क्या है, प्रॉपर्टी करंट मार्केट वैल्यू क्या है, वो सब लिखा होना चाहिए उसके अंदर, ठीक है। और क्या कुछ इंटरेस्ट ट्रांसफर हुए हैं प्रॉपर्टी के अंदर मॉर्गेजी के पास, वो सारी बातें उसमें लिखी होनी चाहिए डीड के अंदर। Where, for instance, the mortgager states, all of my property in the mortgage deed. It was held by the court that this was not a mortgage. अब कह रहे हैं कि अगर लोन लेने के बदले में मॉर्गेजर मॉर्गेज डीड में ऐसा लिखता है कि मैं अपनी सारी प्रॉपर्टी गिरवी छोड़ता हूं, अगर मॉर्गेजर ने ऐसा लिखा कि मैं अपनी सारी प्रॉपर्टी गिरवी छोड़ता हूं, तो वहां पे कोई स्पेसिफिक आईपी नहीं आई है।
ठीक है। ऑल ऑफ माई प्रॉपर्टी के अंदर कोई स्पेसिफिक आईपी कवर नहीं हो रही है, इसलिए कोर्ट बोलता है कि उसको हम मॉर्गेज कवर नहीं करेंगे। तो मॉर्गेज क्रिएट करने के लिए कोई स्पेसिफिक आईपी होनी जरूरी है। The reason why the IP must be distinctively and specifically mentioned in the mortgage deed is that in the case the mortgagor fails to repay the loan to court, he is in position to grant a decree for the sale of any particular property in a suit by the mortgagee। अब कह रहे हैं कि यहाँ पे स्पेसिफिक आईपी की बात क्यों की गई है, ताकि कल को अगर मॉर्गेजर लोन रीपे करने में फेल हो गया, कल को अगर मॉर्गेजर लोन रीपे करने में फेल हो गया, तो मॉर्गेजर तो कोर्ट में क्या बोलेगा कि मेरी ये वाली प्रॉपर्टी सेल करो जो कम वैल्यू की है। मॉर्गेजर भी तो चालाकी करेगा ना वहां पे, मॉर्गेजर वहां पे चालाकी दिखाएगा और क्या बोलेगा कि मेरी ये वाली प्रॉपर्टी सेल की जाए, कोर्ट में ऐसा बोलेगा क्योंकि इसकी वैल्यू क्या है, कम है। ठीक है, ये वाली सेल ना की जाए। तो ऐसा डिस्प्यूट फ्यूचर में ना हो, इसीलिए हम पहले से ही क्लियर करके चलेंगे कि कौन सी प्रॉपर्टी आपके पास मॉर्गेज कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद आगे लिखा हुआ है, देखिए थर्ड दे रखा है टू सिक्योर द पेमेंट ऑफ लोन। अब कह रहा है कि जब भी हम मॉर्गेज क्रिएट करते हैं, जब भी मॉर्गेजी ऐसा बोल रहा है मॉर्गेजर को कि आप अपनी प्रॉपर्टी हमारे पास गिरवी छोड़ो, जब भी लेंडर ने ऐसा बोला बोरोवर को कि लोन तो आपको हम दे देंगे पर बदले में आप अपनी कोई प्रॉपर्टी हमारे पास मॉर्गेज रखो, तो यहाँ पे लेंडर की इंटेंशन क्या है? क्या वो प्रॉपर्टी परचेज करने की इंटेंशन है? क्या वो प्रॉपर्टी रेंट पे लेने की, लीज पे लेने की इंटेंशन है? सर ऐसा कुछ भी नहीं है। तो लेंडर की वहां पे इंटेंशन क्या है? अपनी पेमेंट सिक्योर करने की इंटेंशन है, ताकि फ्यूचर में अगर बोरोवर पैसे पे करने में डिफॉल्ट कर गया तो हम उसकी प्रॉपर्टी सेल करवा के अपने पैसे रिकवर कर लेंगे। तो कह रहा है कि जब भी हम मॉर्गेज क्रिएट करते हैं, तो मॉर्गेज क्रिएट करवाने के पीछे जो हमारा लेंडर है, जिसने पैसा दिया है, जिसने लोन दिया है, उसकी इंटेंशन क्या होती है? अपनी पेमेंट सिक्योर करने की इंटेंशन होती है। Another characteristic of a mortgage is that the transaction is for the purpose of securing the payment of loan for the performance of an obligation which may give rise to pecuniary liability. It may be for the purpose of obtaining a loan or if a loan has already been granted to secure the repayment of loan. There is thus a debt and the relationship between mortgager and the mortgagee is that of debtor and creditor। अब कह रहा है कि अगर मिस्टर ए ने बैंक से लोन लिया, तो मिस्टर ए क्या बन गया वहां पे? डेटर बन गया, बोरोवर बन गया, और जो बैंक है वो क्या बन गया वहां पे? लेंडर बन गया और क्रेडिटर बन गया। When A borrows 100 bags of paddy and further quantity by way of interest, it is mortgage transaction for the performance of an obligation। तो यहाँ पे एग्जांपल दे रखा था आपको एक, आगे लिखा हुआ है where however a person borrows money and agrees with the creditor that till the debt is repaid he will not alienate his property, he will not alienate his property, the transaction does not amount to mortgage। देखो अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, एक पर्सन है, उसने क्या किया, किसी बैंक से पैसे ले लिए। एक पर्सन है, उसने क्या किया, बैंक से लोन ले लिया, और उस पर्सन ने, जिसने लोन लिया, उसने बैंक को क्या बोल दिया कि जब तक मैं आपका लोन पे नहीं करता, जब तक मैं आपका लोन पे नहीं करता, तब तक मैं अपनी प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं करूंगा। एलिनेट वर्ड का मतलब ट्रांसफर करना, और आगे नोट वर्ड लिखा हुआ है। तो जिसने लोन लिया वो क्या बोल रहा है बैंक को कि जब तक मैं आपके लोन के पैसे लौटा नहीं दूंगा, तब तक मैं अपनी प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं करूंगा। ठीक है, मिस्टर ए ने लोन लिया, उसने ऐसा बोल दिया, क्या उसके बोलने से बैंक की पेमेंट सिक्योर हो गई है? नहीं हुई है। मिस्टर ए ने सिर्फ इतना बोला है बैंक को कि जब तक आपका मैं लोन पे नहीं करता, मैं अपनी प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं करूंगा। क्या ऐसा बोलने की वजह से बैंक की पेमेंट जो है, जो लोन दिया है बैंक ने मिस्टर ए को, क्या वो सिक्योर हो गया ऐसा बोलने की वजह से? सर नहीं हुआ। तो ये मॉर्गेज नहीं बनता, क्योंकि यहाँ पे पेमेंट सिक्योर नहीं हुई है बैंक की। ठीक है, और कोई स्पेसिफिक आईपी भी नहीं है, बताया भी नहीं कौन सी प्रॉपर्टी नहीं ट्रांसफर करूंगा। ठीक है,
आगे लिखा हो उसके बाद, हेयर द पर्सन मेयरली सेज दैट ही विल नॉट ट्रांसफर हिज प्रॉपर्टी अंटिल ही हैज रीपेड द डेट, ही डज नॉट ट्रांसफर एनी इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी टू क्रेडिटर। तो कह रहा है कि अगर सिर्फ बोला है बोरोवर ने लेंडर को कि मैं अपनी कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं करूंगा, तो उसमें तीनों में से कोई भी एसेंशियल एलिमेंट फॉलो नहीं कर रहा। ना तो प्रॉपर्टी का इंटरेस्ट लेंडर के पास गया, ना कोई स्पेसिफिक आईपी है, और तीसरा, ना ही मिस्टर ए के बोलने से बैंक की पेमेंट सिक्योर हुई है। तीनों ही एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है, इसलिए वो ट्रांजैक्शन मॉर्गेज में कवर नहीं होगी। ठीक है, आगे लिखा हुआ है, टू सम अप इट मे बी स्टेटेड दैट देयर आर थ्री आउटस्टैंडिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ मॉर्गेज। अब कह रहा है कि अगर हम समरी देखें, जो हम पढ़ के आए हैं अभी तक मॉर्गेज के बारे में, अगर हम उसके समरी देखें तो मॉर्गेज के तीन फीचर्स, तीन कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे सामने आ रहे हैं। वो कौन कौन से हैं? द मॉर्गेजेस इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी मॉर्गेज्ड टर्मिनेट्स अपॉन द परफॉर्मेंस ऑफ ऑब्लिगेशन सिक्योर्ड बाय मॉर्गेज। देखो, अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जितने टाइम तक लोन चलेगा, जितने टाइम के लिए मिस्टर ए ने बैंक से लोन लिया, उतने टाइम के लिए मिस्टर ए ने अपनी प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट ट्रांसफर किया। किसके पास? मॉर्गेजी के पास, लेंडर के पास। किसके थ्रू ट्रांसफर किया? मॉर्गेज डीड के थ्रू ट्रांसफर किया। तो जैसे ही लोन खत्म हो जाएगा, जैसे ही मिस्टर ए लोन की रीपेमेंट कर देगा, तो जो मॉर्गेजी था हमारा, जो लेंडर था, जो बैंक था, उसकी ड्यूटी बनती है कि वो मॉर्गेज प्रॉपर्टी को रिलीज कर दे, छोड़ दे। ठीक है, कब? अगर मिस्टर ए ने अपना सारा लोन पे कर दिया है तो। सेकंड लिखा हुआ है, द मॉर्गेजर हैज द राइट टू फोरक्लोजर अपॉन द मॉर्गेजर्स फेलियर टू परफॉर्म। अब यहाँ पे गड़बड़ है, यहाँ पे ना मॉर्गेजी आएगा, यहाँ आएगा मॉर्गेजी। यहाँ मॉर्गेजी करना आप सब। यहाँ क्या बोल रहा है? ये कह रहा है कि अगर मॉर्गेजर अपना लोन पे करने में फेल हो गया, तो मॉर्गेजी के पास उस प्रॉपर्टी को, जो मॉर्गेजी के पास गिरवी पड़ी है, उसके पास प्रॉपर्टी जब्त करने का अधिकार आ जाएगा। तो जैसे ही मॉर्गेजर लोन पे करने में फेल हो जाएगा, मॉर्गेजी के पास वो प्रॉपर्टी जो मॉर्गेजी के पास गिरवी पड़ी है, उसको जब्त करने का अधिकार, राइट, आ जाएगा। तीसरी बात क्या बोल रहे हैं? द मॉर्गेजर हैज द राइट टू रिडीम और रीगेन द प्रॉपर्टी ऑन रीपेमेंट ऑफ डेट और परफॉर्मेंस ऑफ ऑब्लिगेशन। अब कह रहे हैं जैसे ही मॉर्गेजर ने अपनी प्रॉपर्टी, जैसे ही मॉर्गेजर ने अपना लोन रीपे कर दिया, तो मॉर्गेजर के पास राइट है अपनी प्रॉपर्टी वापस लेने का। इससे? मॉर्गेजी से। ठीक है, तो ये हमारा मॉर्गेज के बारे में बेसिक मीनिंग हो गया। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ मॉर्गेज, काइंड्स ऑफ मॉर्गेज, कि मॉर्गेज कितने तरह की होती है। देखिए, आपके सिलेबस के अंदर हमको यहाँ पे टीपीए एक्ट में 6 तरह की मॉर्गेज दे रखी है। फर्स्ट वन इज सिंपल मॉर्गेज, सेकंड वन इज मॉर्गेज बाय कंडीशनल सेल, थर्ड वन इज ज्यूफैक्चरी मॉर्गेज, फोर्थ वन इज इंग्लिश मॉर्गेज, फिफ्थ वन मॉर्गेज बाय डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड्स, और इसको हम एक नाम से और जानते हैं, इक्विटेबल मॉर्गेज, एंड सिक्स्थ वन, लास्ट वन इज एनएमएलएस मॉर्गेज। तो हमको ये 6 तरह की मॉर्गेज के बारे में पढ़ना है कि इन 6 टाइप्स की मॉर्गेज के अंदर कैसे कैसे, क्या क्या राइट्स ट्रांसफर होते हैं, पोजेशन ट्रांसफर होगा या नहीं होगा, मतलब किस तरीके से ट्रांजैक्शन परफॉर्म की जाएगी इन 6 तरह की मॉर्गेज के अंदर, मॉर्गेजर और मॉर्गेजी के बीच में, वो हमें डिस्कस करना है। ठीक है, चलिए फिर हम स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट टाइप ऑफ मॉर्गेज, दैट इज सिंपल मॉर्गेज। देखिए जी, सिंपल मॉर्गेज का मीनिंग क्या बोल रहा है? इन अ सिंपल मॉर्गेज द मॉर्गेजर बाइंड्स हिमसेल्फ पर्सनली, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, to pay the debts and agrees in the event of his failure to pay the mortgage money, the mortgagee shall have the right to cause the property to be applied so far as may be necessary by means of a decree for the sale of property. If the mortgage property is not sufficient to discharge the debt, the mortgagee can bring a personal action against the mortgager and obtains a decree which, like any other money decree, can be executed against other properties of mortgager. In simple mortgage, no right of possession
और फोरक्लोजर इज अवेलेबल टू द मॉर्गेजी। देखिए, अब इसको इसको समझने के लिए हम पहले एक एग्जांपल लेते हैं। सिंपल मॉर्गेज का मीनिंग क्या होगा उसको हम पहले एग्जांपल से समझते हैं, उसके बाद दोबारा से जो मीनिंग लिखा है वो पढ़ेंगे, ठीक है? ताकि जो हमने मीनिंग के अंदर जिन लाइन को हाईलाइट्स किया है वो आपको एग्जाम्पल पढ़ने के बाद ऑटोमेटिकली समझ आ जाएगा, ठीक है? देखिए, सिंपल मॉर्गेज का मीनिंग क्या है उसको हम समझते हैं। मिस्टर एक्स नाम का पर्सन है एक, इसके पास दो तीन प्रॉपर्टी है। एक तो एक घर है मिस्टर एक्स के पास खुद के नेम से, ठीक है? इसकी वैल्यू है मान लो 50 लाख रुपीस। एक ये वेकेंट पीस ऑफ लैंड है मिस्टर एक्स के पास, इसकी वैल्यू है मान लो 35 लाख। उसके अलावा मान लो मिस्टर एक्स के पास एक ये बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग भी मिस्टर एक्स की है, इसकी वैल्यू है मान लो 70 लैक्स। इन तीनों प्रॉपर्टी का ओनर कौन है? हमारा मिस्टर एक्स है, ठीक है? मिस्टर एक्स को पैसों की जरूरत है, लोन की जरूरत है, तो मिस्टर एक्स गया बैंक के पास कि मुझे लोन चाहिए, ठीक है? तो इसने बैंक को अप्रोच किया, किसके लिए? लोन के लिए। अप्रोच्ड टू बैंक फॉर लोन ऑफ रुपीज, हम मान के चलते हैं इसको चाहिए 30 लाख का लोन चाहिए, ठीक है? 30 लाख रुपीज का इसको लोन चाहिए। बैंक बोलता है सेम वही बात कि आपको लोन मिल जाएगा, पर जो हमारी टर्म्स एंड कंडीशन है, जो डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट है वो पूरी कर दो आप, उसके बाद हम आपको लोन दे देंगे, ठीक है? तो मिस्टर एक्स क्या बोल रहे हैं कि मैं आपकी सारी बातें मानने को तैयार हूँ, जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए आपको आप मुझे बता दो, मैं रेडी करके आपके पास भिजवा दूंगा, ठीक है? और जो भी आपकी अदर टर्म्स एंड कंडीशन है सिक्योरिटी को लेकर के, वो भी आप मुझे बता दो। तो मिस्टर एक्स को क्या बोला बैंक ने कि 30 लाख का आपको लोन चाहिए, तो कम से कम आपको 35 लाख की प्रॉपर्टी हमारे पास गिरवी छोड़नी पड़ेगी, और मिस्टर एक्स के पास 35 लाख की ये जमीन पड़ी है, ठीक है? तो ये बोलता है कि ठीक है, मेरे पास एक जमीन है, ठीक है? वो जमीन कहाँ पे है, कितने मेजरमेंट में है, क्या एरिया में है, सारा बताएगा मिस्टर एक्स। और उस जमीन की करंट मार्केट वैल्यू कितनी है? 35 लाख रुपीज। तो इसने क्या किया, अपनी वो जमीन बैंक के पास गिरवी छोड़ दी, और ये लोन लिया गया है मान लो ओवर 5 ईयर्स। 5 साल के लिए ये लोन ले रहा है मिस्टर एक्स, ठीक है? तो मिस्टर एक्स ने सारे अपनी जो बैंक की तरफ से जो रिक्वायरमेंट थी पूरी कर दी, सारी टर्म्स एंड कंडीशन मान ली, सारी बातें फॉलो हो गई है मिस्टर एक्स की तरफ से, और जो बैंक है उसने भी एक्स को लोन दे दिया, ठीक है? अब 5 साल बीत गए हैं, 5 साल क्या हो गए? पूरे हो गए। और आफ्टर 5 ईयर्स, आफ्टर 5 ईयर्स जब देखा गया कि मिस्टर एक्स ने बैंक को कितने पैसे पे किए हैं, तो मिस्टर एक्स ने बैंक को अभी तक रुपए 10 लाख पे किए हैं, ठीक है? और कितने पेंडिंग पड़े हैं? 30 लाख। 30 लाख का लोन था, मान लो कि आफ्टर 5 ईयर्स जो अमाउंट पे करनी थी वो थी 32 लैक्स। 32 लाख रुपए पे करने थे, इंटरेस्ट वगैरह मिला करके, सारा मिला करके। कब? 5 साल के बाद, ठीक है? और मिस्टर एक्स ने अभी तक कितने पे किए? 10 लाख। पे कितने करने थे? 32 लैक्स मिस्टर एक्स को। पे कितने किए? 10 लाख। कितने पेंडिंग पड़े हैं? 22 लाख रुपए अभी और देने हैं एक्स ने। और एक्स क्या बोल गया कि जी मेरे पास देने के लिए पैसे नहीं है। बैंक बोल रहा है कोई बात नहीं, आपकी प्रॉपर्टी हमारे पास गिरवी पड़ी है, ठीक है?
जब आपने लोन लिया था उस टाइम पे प्रॉपर्टी कितने की थी? 35 लाख की थी। अब 5 साल के बाद, मान लो कि 5 साल के बाद मार्केट में डिप्रेशन चल रहा है, ठीक है, डिप्रेशन चल रहा है मार्केट में, रिसेशन चल रहा है मार्केट के अंदर, तो रियल एस्टेट प्रॉपर्टी के अंदर भी क्या हो रखा है? डाउनफॉल आ रखा है रियल एस्टेट सेक्टर के अंदर। तो वो जो प्रॉपर्टी थी मिस्टर एक्स की, जो गिरवी रखते टाइम पे कितने की थी? 35 लाख की थी। आज वो प्रॉपर्टी कितने की है? हम ये मान के चल रहे हैं आफ्टर 5 ईयर्स ये जो प्रॉपर्टी है वो उसकी मार्केट वैल्यू 20 लाख की रह गई है। इतना रिसेशन आ गया है, इतना डाउनफॉल आ गया है रियल एस्टेट सेक्टर के अंदर, कि जब मिस्टर एक्स का लोन पूरा हुआ उस टाइम पे वो प्रॉपर्टी कितने की सेल हो रही है? 20 लाख की सेल हो रही है। ठीक है। अब देखा जाए बैंक को कितने पैसे लेने हैं? 22 लाख लेने हैं। तो बैंक ने क्या किया? कोर्ट के थ्रू थ्रू कोर्ट ये प्रॉपर्टी सेल करवा दी। बैंक ने क्या किया? कोर्ट के थ्रू ये प्रॉपर्टी सेल करवा दी और कितने की बिकी? 20 लाख की बिक गई। ठीक है। अब 22 लाख में से माइनस कर दो 20 लाख। अभी भी बैंक को कितने रुपए और लेने हैं? 2 लाख और लेने हैं पेंडिंग। ठीक है। 2 लाख रुपए बैंक को अभी और लेने हैं। प्रॉपर्टी बेचने के बाद भी बैंक का जो कर्जा है वो पूरा उतार नहीं पाया मिस्टर एक्स। अभी भी 2 लाख रुपए बैंक को और लेने हैं। अब देखो, सिंपल मॉर्गेज में होता क्या है? सिंपल मॉर्गेज के अंदर जो आपका मॉर्गेजर होगा वो पर्सनल लाइबल होता है। पर्सनल लाइबल होता है। पर्सनल लाइबल का मतलब क्या हुआ? जो प्रॉपर्टी मॉर्गेजर ने गिरवी रखी थी मॉर्गेजी के पास, अगर लोन पे करने में डिफॉल्ट होने पे, वो प्रॉपर्टी सेल करने पे भी पूरा पैसा रिकवर नहीं होता मॉर्गेजी का, तो मॉर्गेजी मॉर्गेजर को बाउंड कर सकता है कि वो मॉर्गेजर को बोल सकता है कि मॉर्गेजर अपनी कोई और प्रॉपर्टी बेच के जो 2 लाख रुपए और कम पड़ रहे हैं वो रीपे करे। ठीक है। तो यहाँ पे जो बैंक है वो मॉर्गेजर की इन दोनों में से, इसमें से या इसमें से कोर्ट के थ्रू प्रॉपर्टी सेल करवा के अपने 2 लाख रुपए और रिकवर कर सकता है। ठीक है। या फिर मोर्गेजर बोल रहा है कि मैं आपको 2 लाख रुपए वैसे ही दे दूंगा, मेरी प्रॉपर्टी मत बिकवाओ, तो कैसे भी करो पर बैंक के 2 लाख रुपए जो बच रहे हैं वो देने पड़ेंगे आपको। इसको हम बोलते हैं सिंपल मॉर्गेज। तो सिंपल मॉर्गेज के अंदर जो मॉर्गेजर है वो पर्सनल लायबल रहेगा। पर्सनल लायबल का मतलब क्या हुआ? अगर डिफॉल्ट करने पे जो प्रॉपर्टी मॉर्गेज की हुई थी उसको सेल करके भी पूरे पैसे रिकवर नहीं होते, तो मॉर्गेजर वहां पे पर्सनल लायबल है, बाउंड है रिमेनिंग अमाउंट मॉर्गेजी को पे करने के लिए, और मॉर्गेजी उसके लिए कोर्ट में केस भी कर सकता है। ठीक है। इसको हम बोलते हैं सिंपल मॉर्गेज। तो आई थिंक आपको एग्जांपल के थ्रू समझ आया होगा कि सिंपल मॉर्गेज का मीनिंग क्या होता है। अब इसको हम दोबारा से पढ़ते हैं, नोट्स में क्या लिखा हुआ है देखिए। अब आपको नोट्स में समझ आएगा कि इसका मीनिंग क्या बनता है। इन ए सिंपल मॉर्गेज द मॉर्गेजर बाइंड्स हिमसेल्फ पर्सनली। अब जिन जिन बातों को हमने यहाँ पे हाईलाइट किया हुआ था वो आपको समझ आएंगी। ठीक है। देखिए, सबसे पहले क्या बोला इसने कि सिंपल मॉर्गेज के अंदर मॉर्गेजर जो है वो पर्सनली अपने आप को बाइंड करता है, क्या करने में? डेट पे करने के अंदर। एंड एग्रीज इन द इवेंट ऑफ फेलियर टू पे द मॉर्गेज मनी, द मॉर्गेजर द मॉर्गेजी सॉरी the mortgagee shall have the right to cause the property to be applied so far as may be necessary by means of a decree for the sale of property। और कह रहे हैं कि अगर मोर्गेजर अपना लोन पे करने में फेल हो गया तो मोर्गेजी के पास राइट है कि वो मोर्गेजर की प्रॉपर्टी को सेल करवा के अपने पैसे रिकवर कर सकता है। इफ द मॉर्गेज प्रॉपर्टी इज नॉट सफिशिएंट टू डिस्चार्ज द डेट। अब मोर्गेजी ने जिस प्रॉपर्टी को सेल करवाया, और सेल करवाने की नौबत क्यों आई? क्योंकि मोर्गेजर लोन पे करने में डिफॉल्ट हो गया। ठीक है। और मोर्गेजी ने वो प्रॉपर्टी जो मोर्गेजी के पास मॉर्गेज रखी हुई थी उसको सेल करवाया, उसको सेल करवा के सफिशिएंटली डिस्चार्ज नहीं होता मॉर्गेजी, मतलब उसकी पूरी पेमेंट रिकवर नहीं होती सेल करवाने के बाद भी। जैसे हमारे एग्जांपल में था, प्रॉपर्टी सेल करवाने के बाद भी 2 लाख रुपए पेंडिंग बच रहे हैं। ठीक है। द मोर्गेजी कैन ब्रिंग पर्सनल एक्शन against the mortgagor and obtain a decree which, like any other money decree, can be executed against other properties of the mortgagor। तो अगर जो प्रॉपर्टी मॉर्गेज पड़ी थी मॉर्गेजी के पास उसको उसको सेल आउट करने के बाद भी पैसे रिकवर नहीं होते,
तो फिर मोर्गेजी किसी अदर प्रॉपर्टी को क्लेम करके अपने पैसे रिकवर करता है। ठीक है, अब आगे क्या बोल रहे हैं कि सिंपल मॉर्गेज के अंदर राइट ऑफ पोजेशन और प्रॉपर्टी को जब्त करने का अधिकार मॉर्गेजी के पास नहीं होता। मतलब सिंपल मॉर्गेज के अंदर जो प्रॉपर्टी गिरवी लिखी गई है, जो प्रॉपर्टी गिरवी रखी गई है, उसका पोजेशन मॉर्गेजर के पास ही रहेगा, मॉर्गेजी के पास नहीं आएगा। ठीक है, और मॉर्गेजी के पास प्रॉपर्टी जब्त करने का अधिकार भी नहीं है। हाँ, प्रॉपर्टी को सेल करवाने का अधिकार है, वो भी कब? जब मॉर्गेजर ने डिफॉल्ट कर दिया लोन रिपे करने में। ये बनता है हमारा सिंपल मॉर्गेज का मीनिंग। देखिए जी, अब हम चलते हैं सेकंड टाइप ऑफ मॉर्गेज पे। सेकंड हमको दे रखा है मॉर्गेज बाय कंडीशनल सेल। मॉर्गेज बाय कंडीशनल सेल क्या होता है उसको हम देखते हैं। देखिए, मॉर्गेज बाय कंडीशनल सेल के अंदर क्या होगा, मान लो एक कोई ए नाम का पर्सन है। ठीक है, एक ए नाम का पर्सन है जिसने बैंक को अप्रोच किया है, किसके लिए? लोन के लिए। ठीक है, मिस्टर ए को लोन चाहिए, तो बैंक वही कहानी बोल रहा है अपनी कि लोन तो आपको हम दे देंगे, पर डॉक्यूमेंटेशन वर्क पूरा कर देना और जो हमारी रिक्वायरमेंट है उनको फॉलो कर लेना, और अपनी कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी हमारे पास गिरवी छोड़ देना। ठीक है, तो मिस्टर ए क्या बोल रहा है कि ठीक है, मैं आपकी सारी बात मानने को तैयार हूँ और आपको मैं प्रॉपर्टी गिरवी छोड़ दूंगा। अब मॉर्गेज बाय कंडीशनल सेल के अंदर क्या होगा, जो मिस्टर ए है जो मिस्टर ए है इसमें क्या करेगा, अपनी प्रॉपर्टी बैंक के पास एक तरह से सेल कर देगा, पर वो एक्चुअल सेल नहीं होती, उसको हम ऑस्टेंसेबल सेल बोलते हैं। ठीक है, ऑस्टेंसेबल ओनर कौन होता है? हमने पढ़ा था एक डॉक्ट्राइन, डॉक्ट्राइन ऑफ ऑस्टेंसिबल ओनर। ऑस्टेंसिबल ओनर वो पर्सन है जो प्रॉपर्टी का एक्चुअल ओनर नहीं होता, पर उसके पास प्रॉपर्टी सेल करने का अधिकार रहता है, जैसे ब्रोकर हुआ। अब ऑस्टेंसिबल ओनर के पास प्रॉपर्टी सेल करने का अधिकार कहां से आया, जब वो एक्चुअल में ओनर है ही नहीं। तो जो ओरिजिनल ओनर है वो ऑस्टेंसिबल ओनर को राइट देता है प्रॉपर्टी को सेल करने का। ठीक है, अब ऐसे ही मॉर्गेज बाय कंडीशनल सेल के अंदर होगा कि मॉर्गेज बाय कंडीशनल सेल में जो मॉर्गेजर है लोन लेगा। ठीक है, लोन लेने के बदले में अपनी प्रॉपर्टी एज अ सेल किसको देगा? बैंक को देगा, पर वो एक्चुअल सेल नहीं है, वो ऑस्टेंसिबल सेल है। यू मान लो टेम्परेरी बेस पे वो सेल है, और मॉर्गेजर क्या बोलेगा बैंक को कि जब मैं लोन आपका वापस कर दूंगा, जितने टाइम के लिए लोन लिया गया वो टाइम पूरा होने पे जब आपका मैं लोन वापस कर दूंगा, तो मेरी प्रॉपर्टी आप मुझे वापस कर देना। ऐसा मॉर्गेजर ने बोला मॉर्गेजी को, और अगर मैं लोन रीपे नहीं कर पाया तो उसको हम एक्चुअल सेल मान लेंगे। तो जब लोन लिया गया, जिस टाइम पे मॉर्गेज क्रिएट किया गया, उस टाइम पे जो प्रॉपर्टी है उसके जो सेल हुई है वो एक्चुअल सेल नहीं है, वो ऑस्टेंसिबल सेल है। सेल है एक तरह से, और प्रॉपर्टी बैंक के कब्जे में है। ठीक है, अब बात आती है लोन के टाइम पीरियड की। जैसे ही लोन का टाइम पीरियड खत्म होगा, उस टाइम पे देखा जाएगा कि सारा पैसा आ गया या नहीं आया। अगर पैसा आ गया है तो प्रॉपर्टी वापस मॉर्गेजर के पास आ जाएगी। अगर लोन का पैसा आने में डिफॉल्ट कर दिया मॉर्गेजर ने, तो उसी सेल को, जिसको पहले हमने ऑस्टेंसिबल सेल माना था, अब वो एक्चुअल सेल में कन्वर्ट हो जाएगी और बैंक उस प्रॉपर्टी का मालिक बन जाएगा। ठीक है, उसके अलावा इसमें एक चीज और भी है, जैसे वो प्रॉपर्टी जो है एक्चुअल सेल में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, फिर चाहे उस एक्चुअल सेल के बाद उस प्रॉपर्टी की मार्केट वैल्यू कुछ भी हो, मान लो लोन लिया गया था 30 लाख का, और ऑस्टेंसिबल सेल जिस आईपी की हुई थी वो थी 35 लाख रुपए की। जब ऑस्टेंसिबल सेल हुई 5 साल के बाद, जब लोन रीपे करने में डिफॉल्ट कर दिया मॉर्गेजर ने, उस टाइम पे वो प्रॉपर्टी जो है एक्चुअल सेल में कन्वर्ट हो गई है। ठीक है, और उस टाइम पे प्रॉपर्टी की वैल्यू कितनी है? 25 लाख रुपए। तो देखा जाए लोन कितने का था? 30 लाख का, और प्रॉपर्टी जो ऑस्टेंसिबल सेल से एक्चुअल सेल में कन्वर्ट हुई है 5 साल के बाद, उसकी मार्केट वैल्यू क्या है? 25 लाख। तो 5 लाख रुपए बैंक के अभी भी कम पड़ रहे हैं, तो वो मॉर्गेजर रीपे नहीं करेगा। मतलब मॉर्गेज बाय कंडीशनल सेल के अंदर पर्सनल लायबिलिटी मॉर्गेजर की नहीं बनती है, जैसे सिंपल मॉर्गेज में बन रही थी, वो वैसी पर्सनल लायबिलिटी यहाँ पे नहीं बनेगी। ठीक है, तो जो एक्चुअल सेल हुई है, एक्चुअल सेल होकर के जो प्रॉपर्टी मॉर्गेजी की बन गई है, बस उसी से जो पैसे रिकवर होंगे उतना ही मॉर्गेजी को मिलेगा। कुछ भी एक्स्ट्रा पैसा मॉर्गेजर के थ्रू मॉर्गेजी को नहीं मिलने वाला। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं मॉर्गेज बाय कंडीशनल सेल। मतलब ये सेल तो है,
पर एक्चुअल सेल बनेगी या नहीं बनेगी ये डिपेंड करता है लोन की रीपेमेंट पे। अगर लोन रीपे हो गया फिर तो सेल नहीं बनेगी, वापस प्रॉपर्टी मॉर्गेजर के पास आ जाएगी। पर लोन रीपे करने में डिफॉल्ट हो गया तो ऑस्टेंसिबल सेल जो है वो एक्चुअल सेल में कन्वर्ट हो जाएगी और इसके अंदर मॉर्गेजर की पर्सनल लायबिलिटी नहीं होती है। तो ये था हमारा मॉर्गेज बाय कंडीशनल सेल। अब इसको हम पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है, देखिए। In this type of mortgage, the property is mortgaged with a condition superadded that in the event of failure by the debtor to repay the debt at the stipulated time, the transaction should be regarded as sale। देखो, ये कह रहा है कि एक ऐसी mortgage है जिसमें एक condition ऐड की जाती है, जिसमें एक condition ऐड की जाती है कि अगर डेटर अपना लोन पे करने में फेल हो गया, ठीक है, तो फिर कितने टाइम में, जो टाइम डिसाइड हुआ था उस टाइम के अंदर, तो जो ट्रांजैक्शन थी जिसको हमने अभी ऑस्टेंसिबल सेल बोला वो एक्चुअल सेल में कन्वर्ट हो जाएगी। एंड इन द केस इफ द लोन इज रीपेड एट स्टिपुलेटेड टाइम, वो कह रहा है कि अगर विद इन टाइम लोन रीपे हो चुका है द सेल शैल बी इनवैलिड और प्रॉपर्टी वापस मॉर्गेजर के पास आ जाएगी। और ऑन द कंडीशन दैट ऑन सच पेमेंट बीइंग मेड बाय द बायर shall transfer the property to seller। Thus, for all practical purposes, this type of mortgage is ostensible sale of the mortgage property with a condition for repurchase the property by mortgager by repaying the loan। It will be noted that mortgager transfers the property with the following three conditions। If the loan is repaid, the sale shall become void। ये कह रहा है कि अगर mortgager ने लोन रीपे कर दिया तो वो जो सेल है जिसको हमने ostensible सेल बोला था वो खत्म हो जाएगी, वो void बन जाएगी और प्रॉपर्टी वापस mortgager के पास ही आएगी। If the loan is not repaid at stipulated time, the sale will become absolute and binding। When the debt has been repaid at stipulated time, the mortgagee shall retransfer the property to mortgager। In the case of mortgage by conditional sale, there is no personal covenant, there is no personal liability। ये कह रहा है कि मॉर्गेज बाय कंडीशनल सेल के अंदर मॉर्गेजर की पर्सनल लायबिलिटी नहीं होती है। दैट इज अनलाइकली इन द केस ऑफ सिंपल मॉर्गेज। ये कह रहा है कि जो मॉर्गेज बाय कंडीशनल सेल है वो सिंपल मॉर्गेज के जैसा नहीं है। सिंपल मॉर्गेज के अंदर मॉर्गेजर की पर्सनल लायबिलिटी होती है पर यहाँ पर नहीं होती। द मॉर्गेजर इन दिस केस डज नॉट बाइंड हिमसेल्फ पर्सनली टू रीपे द डेट। द मॉर्गेज इज नॉट गिवन द पोजेशन। पोजेशन किसके पास रहेगा? मॉर्गेजर के पास ही रहेगा क्योंकि अभी ऑस्टेंसिबल सेल है, एक्चुअल सेल नहीं बनी है। अगर ऑस्टेंसिबल सेल एक्चुअल सेल में कन्वर्ट हो जाएगी डिफॉल्ट करने पे तो पोजेशन भी मॉर्गेजर से मॉर्गेजी के पास चला जाएगा। दिस ऑल्सो द पोजीशन इन द केस ऑफ सिंपल मॉर्गेज। ये कह रहा है कि पोजेशन तो सिंपल मॉर्गेज में भी ट्रांसफर नहीं होता जैसे यहाँ पर भी नहीं हो रहा। अगेन इन ए मॉर्गेज बाय कंडीशनल सेल द मॉर्गेजीज रेमेडी is foreclosure, that is he becomes the owner of property in default of payment of debt by the mortgagor। He has to institute a regular suit in the court of law of foreclose the mortgage property। To foreclose means to debar the mortgagor from redeeming the property forever। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है? ये कह रहा है कि mortgage by conditional sale के अंदर जो हमारा mortgagee है, जो हमारा mortgagee है उसके पास प्रॉपर्टी को फोरक्लोज करने का राइट रहता है। ठीक है, मॉर्गेजी प्रॉपर्टी को फोरक्लोज कर सकता है कब? मॉर्गेजर के डिफॉल्ट करने पे। पर सिंपल मॉर्गेज के अंदर फोरक्लोज करने का राइट भी नहीं होता। तो ये हमने यहाँ पे सेकंड टाइप ऑफ मॉर्गेज खत्म किया। अब हम चलते हैं थर्ड टाइप ऑफ मॉर्गेज के ऊपर। देखिए जी, थर्ड टाइप ऑफ मॉर्गेज जो हमारे पास है दैट इज यूफैक्चरी मॉर्गेज। थोड़ा सा नाम इसका अटपटा सा है। देखिए, यूफैक्चरी मॉर्गेज में क्या होगा उसको हम समझते हैं। सेक्शन 58 सबसेक्शन डी defines a usufructuary mortgage as where the mortgagor delivers possession or expressly or by implication binds himself to deliver the possession of mortgaged property to the mortgagee and authorizes him to retain such possession of the mortgage money
the possession until payment of mortgage money, and to receive the rents and profits accruing from the property or any part of the rents and profits, and to appropriate the same in lieu of interest or in payment of mortgage money, or partly in lieu of interest or partly in payment of mortgage money. The transaction is called an usufructuary mortgage. It is also called a mortgage with possession. देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पे इसका एक नाम आपको और दे रखा है, मॉर्गेज विद पोजेशन। अब देखिए इस टाइप की मॉर्गेज में क्या होगा, इस टाइप की मॉर्गेज के अंदर ए ने क्या किया, बैंक से लोन लिया, ठीक है, ए ने बैंक से लोन लिया और अपनी एक प्रॉपर्टी बैंक के पास मॉर्गेज कर दी, और मॉर्गेज कैसा है, यूसुफैक्चरी मॉर्गेज है। इसके अंदर क्या होगा, ए अपनी प्रॉपर्टी का पोजेशन किसको देगा, बैंक को देगा। ए अपनी प्रॉपर्टी का पोजेशन किसको देगा, बैंक को देगा, ठीक है। और जितने टाइम तक का वो लोन है, जितने टाइम पीरियड तक का वो लोन है, उतने टाइम पीरियड तक उस प्रॉपर्टी का पोजेशन किसके पास रहेगा, बैंक के पास रहेगा, ठीक है। और साथ ही साथ बैंक क्या करेगा, उस प्रॉपर्टी से इनकम जनरेट करेगा। बैंक ने क्या किया, प्रॉपर्टी का पोजेशन ले लिया, और प्रॉपर्टी का पोजेशन लेने के बाद बैंक ने वो प्रॉपर्टी आगे रेंट पे दे दी या लीज पे दे दी, ठीक है। कितने टाइम के लिए, जितने टाइम का लोन है उतने टाइम के लिए। मान लो लोन है 5 साल का, तो बैंक ने भी 5 साल तक वो प्रॉपर्टी लीज पे दे दी या रेंट पे दे दी। अब उस प्रॉपर्टी से जो भी रेंट आएगा, जो भी लीज से रेंट जनरेट होगा, ठीक है, वो इनकम किसकी मानी जाएगी, बैंक की मानी जाएगी। मतलब लोन लेने के बाद जो मॉर्गेजर है, जो मॉर्गेजर है वो इंस्टॉलमेंट्स पे नहीं करेगा। मॉर्गेजर ने अपनी प्रॉपर्टी बैंक को दे दी और क्या बोला कि ये मेरी प्रॉपर्टी संभालो और इससे आप इनकम जनरेट करते रहो। कितने टाइम तक, जितने टाइम पीरियड तक का लोन है उतने टाइम तक, ठीक है। उतने टाइम में बैंक उस प्रॉपर्टी से इनकम जनरेट करेगा और उस इनकम को अपने लोन से सेट ऑफ करेगा। चाहे तो इंटरेस्ट से सेट ऑफ करे, चाहे प्रिंसिपल अमाउंट से सेट ऑफ करे, वो मर्जी बैंक की है। इसको हम बोलते हैं यूसुफैक्चरी मॉर्गेज। तो यूसुफैक्चरी मॉर्गेज के अंदर मॉर्गेजर बैंक से लोन लेगा और अपनी प्रॉपर्टी का पोजेशन बैंक को हैंडओवर कर देगा, और बैंक उस प्रॉपर्टी से इनकम जनरेट करेगा, और इनकम जनरेट करने के बाद जो पैसा बैंक को मिलेगा उस प्रॉपर्टी से, उससे बैंक अपने लोन की अमाउंट सेट ऑफ करता रहेगा, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो इस टाइप के मॉर्गेज को हम क्या बोलेंगे, यूसुफैक्चरी मॉर्गेज बोलते हैं। आगे पढ़ते हैं। दस इज दिस टाइप ऑफ मॉर्गेज द मॉर्गेजर हैज टू डिलीवर द पोजेशन ऑफ प्रॉपर्टी टू द मॉर्गेजी। तो कह रहे हैं कि ये एक ऐसा मॉर्गेज है जिसके अंदर पोजेशन प्रॉपर्टी का मॉर्गेजी के पास जाता है। अभी इससे पहले हमने दो टाइप ऑफ मॉर्गेज पढ़ लिए, सिंपल और मॉर्गेज बाय कंडीशनल सेल। दोनों के अंदर ही पोजेशन मॉर्गेजर के पास रहता है, पर इस टाइप के मॉर्गेज के अंदर पोजेशन मॉर्गेजी के पास जाएगा। अगर मान लो पोजेशन नहीं जाएगा मॉर्गेजी के पास, तो मॉर्गेजी इनकम कैसे जनरेट करेगा। इनकम जनरेट करने के लिए पोजेशन देना जरूरी है, ठीक है। आगे वो क्या बोल रहा है, इफ द पोजेशन इज नॉट गिवन द मॉर्गेजी कैन स्यू फॉर पोजेशन। और कह रहे हैं कि अगर मॉर्गेज यूसुफैक्चरी मॉर्गेज है और मॉर्गेजर ने पोजेशन मॉर्गेजी को नहीं दिया, तो मॉर्गेजी कोर्ट में केस करके मॉर्गेजर के थ्रू पोजेशन रिकवर कर सकता है। The usufructuary mortgage has to look only to the profits that arise out of property for realizing his debt। तो इस टाइप के मॉर्गेज के अंदर मॉर्गेजी क्या करेगा, प्रॉपर्टी का पोजेशन लेगा और उस प्रॉपर्टी से प्रॉफिट्स कमाएगा, इनकम जनरेट करेगा और डेट्स को सेट ऑफ करेगा। देयर इज नो पर्सनल लाइबिलिटी ऑन द पार्ट ऑफ मॉर्गेजर। मतलब यहाँ पे जितना पैसा आपने प्रॉपर्टी से रिकवर कर लिया, बस वही रिकवरेबल अमाउंट मानी जाएगी। अगर आपने 5 साल के अंदर, अगर प्रॉपर्टी 5 साल के लिए पोजेशन में दी गई थी लोन के साथ साथ, तो 5 साल में अगर आपने पूरा पैसा रिकवर नहीं किया, पूरा पैसा रिकवर नहीं किया, तो मॉर्गेजर आपको एक्स्ट्रा मनी पे नहीं करेगा, ठीक है। मान लो लोन था 30 लाख रुपए का और मॉर्गेजी जो है 5 साल के अंदर 28 लाख रुपए की इनकम जनरेट कर पाया उस प्रॉपर्टी से, तो 2 लाख रुपए कम पड़ गए, तो मॉर्गेजर वो पैसे आपको नहीं देगा। और अगर मॉर्गेजी ने 5 साल के अंदर उस प्रॉपर्टी से 35 लाख रुपए की इनकम जनरेट कर ली, क्योंकि लोन कितने का था, 30 लाख का, तो जो 5 लाख रुपए एक्स्ट्रा मॉर्गेजी के पास आए हैं वो भी मॉर्गेजर को नहीं मिलेंगे। क्यों नहीं मिलेंगे, जब पैसे कम पड़ने पे मॉर्गेजर एक्स्ट्रा मनी पे नहीं कर रहा,
तो पैसे ज्यादा आने पे मोर्गेजी एक्स्ट्रा अमाउंट क्यों दे? ठीक है, तो दोनों ही केस में अगर पैसे कम पड़ रहे हैं तो मोर्गेजर और पैसे नहीं देगा, पैसे ज्यादा रिकवर हो गए हैं तो जो एक्स्ट्रा पैसे हैं वो भी मोर्गेजी के ही माने जाएंगे। सिमिलरली द मोर्गेजी हैज राइट नो राइट टू फोरक्लोज द मॉर्गेज और टू sue for sale. A mortgage may be regarded as usufructuary even though the entire debt is not to be paid out of profits of the property. Therefore, a usufructuary mortgage may be either where the entire mortgage money is to be paid from the profits of land, or where only part of the mortgage money is principal or interest amount is to be paid out from the profit of land. अब कह रहे हैं कि अगर ऐसा है, ए ने ए ने क्या किया, बैंक से लोन लिया, ठीक है, 30 लाख रुपए का। ए की जो मंथली इंस्टॉलमेंट बन रही है वो बन रही है मान लो 5,000 रुपए की, ठीक है, ए की जो मंथली इंस्टॉलमेंट बन रही है रीपेमेंट की वो 5,000 रुपए की बन रही है। तो ए ने बैंक को क्या बोला कि 3,000 रुपए तो आपको मैं कैश दूंगा, ठीक है, रीपेमेंट करूंगा इंस्टॉलमेंट के, और 2,000 रुपए आप मेरी प्रॉपर्टी में से रिकवर कर लेना, ये मेरी प्रॉपर्टी संभालो, इससे आप इनकम जनरेट करो। तो 2,000 रुपए आपको इसमें इनकम जनरेट करनी है अपने लोन के सेटअप के लिए, और 3,000 रुपए आपको मंथली में पे कर दूंगा। तो इस तरीके से हम मंथली आपको 5,000 रुपीज की पेमेंट करेंगे, और बैंक भी इस बात पे एग्री हो गया, ठीक है। तो कह रहे हैं कि अगर ऐसा हुआ है जिसमें आप पार्टली आप कैश देना चाहते हो और पार्टली आप अपनी प्रॉपर्टी का पोजेशन जो दिया है उसमें से सेटअप करवाना चाहते हो, तो ये भी यूसुफैक्चरी मॉर्गेज के अंदर कवर होता है, ठीक है। तो यूसुफैक्चरी मॉर्गेज के अंदर एंटायर इनकम जनरेट होके लोन से सेटअप करना है ऐसा जरूरी नहीं है। आप कुछ पैसे अलग तरीके से दे सकते हो और कुछ पैसे का प्रॉपर्टी का पोजेशन दे करके उसमें से सेटअप करवा सकते हो, जो इनकम जनरेट होगी वो मर्जी आपकी है, वो मर्जी दोनों पार्टीज की होगी कैसे करना है, ठीक है। पर दोनों ही चीज क्या है, यूसुफैक्चरी मॉर्गेज के अंदर कवर होती है। आगे बोल रहे हैं अ मॉर्गेज बी रिगार्डेड एज यूसुफैक्चरी इवन दो द एंटायर, ये तो हमारा हो गया। अब हम चलते हैं आगे, देखिए देखिए आगे क्या बोल रहे हैं। इफ इन ए यूसुफैक्चरी मॉर्गेज अ टाइम इज मेंशन्ड ड्यूरिंग विच द मॉर्गेजी शुड रिकवर द डेट एटसेट्रा, देन आफ्टर द टाइम इज ओवर द मॉर्गेजी शुड डिलीवर बैक द प्रॉपर्टी टू द मॉर्गेजर। अब कह रहा है कि यूसुफैक्चरी मॉर्गेज के अंदर अगर टाइम डिसाइड हुआ है कि कितने टाइम तक प्रॉपर्टी का पोजेशन मॉर्गेजी के पास रहेगा, तो उतने टाइम में मॉर्गेजी को अपने लोन के पैसे प्रॉपर्टी से जनरेट करने हैं इनकम के थ्रू। अगर वो टाइम पीरियड खत्म हो गया और मॉर्गेजी अपने पूरे पैसे इनकम के थ्रू जनरेट नहीं कर पाया, तो जो लॉस है वो मॉर्गेजी का ही माना जाएगा, ठीक है। तो टाइम पीरियड डिसाइड हो भी सकता है और नहीं भी, दोनों ही बात है। जैसे कि मान लो ए ने बैंक से लोन लिया 30 लाख रुपए का, लोन 5 साल का है और टाइम पीरियड भी डिसाइड हुआ है कितना, 5 साल का। तो 5 साल तक ए की प्रॉपर्टी बैंक के पास रहेगी, बैंक उस प्रॉपर्टी को रेंट पे दे, लीज पे दे, कुछ भी करे, उससे 5 साल तक इनकम जनरेट करेगा। 5 साल में 30 लाख रिकवर कर लिए तो बहुत अच्छी बात है, ज्यादा रिकवर कर लिए तो भी बैंक का फायदा है, कम रिकवर हुए तो बैंक का नुकसान है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि ए ने बैंक से लोन ले लिया 30 लाख रुपए का, और उनके बीच में जो मॉर्गेज क्रिएट हुई है वो यूसुफैक्चरी मॉर्गेज क्रिएट हुई है, ठीक है। अब उस लोन में जो इंटरेस्ट वगैरह मिला करके जो रीपेमेंट करनी है वो करनी है 35 लाख की, लोन 30 लाख का और रीपेमेंट कितनी है 35 लाख की। तो ए और बैंक के बीच में क्या डिसाइड हुआ, जब तक प्रॉपर्टी से 35 लाख रिकवर नहीं हो जाते तब तक प्रॉपर्टी बैंक के पास रहेगी। तो ऐसा भी हो सकता है, मतलब टाइम पीरियड डेफिनेट भी हो सकता है और इनडेफिनेट भी हो सकता है, दोनों ही केस बनते हैं। आगे लिखा हुआ उसके बाद a usufructuary mortgage is supposed to remain in possession of the mortgage property and manage the same as a person of ordinary prudence would manage, subject to the conditions of mortgage agreement. अब कह रहा है कि यूसुफैक्चरी मॉर्गेज के अंदर पोजेशन कहाँ जाएगा, मॉर्गेजी के पास जाएगा। तो मॉर्गेजी को उस प्रॉपर्टी को ऐसे संभालना है, ऐसे टेक केयर करना है जैसे मॉर्गेजी की खुद की प्रॉपर्टी हो, ठीक है। और अगर कोई भी नुकसान मॉर्गेजी की लापरवाही से उस प्रॉपर्टी में हुआ तो फिर मॉर्गेजर वो नुकसान क्लेम कर सकता है, ठीक है। ये बोला हुआ यहाँ पे, दस एज यूसुफैक्चरी मॉर्गेज हैज द फॉलोइंग फीचर्स, पोजेशन ऑफ प्रॉपर्टी मस्ट बी डिलीवर्ड, बिल्कुल जाएगा, तभी तो इनकम जनरेट करेंगे। नो पर्सनल लायबिलिटी ऑन द पार्ट ऑफ मॉर्गेजर, पढ़ा हमने अभी। द मॉर्गेजी इज एंटाइटल्ड टू रेंट्स एंड प्रॉफिट्स
इन ल्यू ऑफ इंटरेस्ट और प्रिंसिपल और बोथ। तो यहाँ पे मोर्गेजी को इंटरेस्ट और प्रिंसिपल अमाउंट नहीं मिलेगी, बल्कि उसको उस प्रॉपर्टी में से इनकम जनरेट करनी है, जो रेंट की फॉर्म में या प्रॉफिट की फॉर्म में हो सकती है। ठीक है, उसी को हम लोन की अमाउंट को सेट ऑफ करने के बराबर मानेंगे यहाँ पे। उसके बाद आगे क्या बोल रहे हैं देखिए। पॉइंट नंबर 4 दिया हुआ है, द मोर्गेजी हाउएवर इज नॉट एंटाइटल टू फोरक्लोज द मोर्गेजी और टू sue फॉर सेल। तो कह रहा है कि जो मोर्गेजी है वो प्रॉपर्टी को फोरक्लोज नहीं कर सकता, फोर फोरक्लोज टू द मोर्गेज्ड प्रॉपर्टी। ठीक है, तो यहाँ पे हमने जियो फैक्चरी मॉर्गेज को खत्म किया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट मॉर्गेज पे, दैट इज इंग्लिश मॉर्गेज। इंग्लिश मॉर्गेज क्या होती है वो देखिए। सेक्शन 58 सबसेक्शन ई स्टेट्स दैट वेयर द मॉर्गेजर बाइंड्स हिमसेल्फ to repay the mortgage money on a certain date and transfers the mortgage property absolutely to the mortgagee, but subject to a condition or proviso that he will retransfer it to mortgager upon payment of money as agreed. This transaction is called English mortgage. पहले यहाँ पे ही का मतलब क्या है वो देख लो, मोर्गेजी की बात कर रहे हैं। ही का मतलब मोर्गेजी की बात हो रही है। अब सेक्शन 58 सब सेक्शन ई क्या बोल रहा है कि इंग्लिश मॉर्गेज क्या होगा। इंग्लिश मॉर्गेज एक ऐसा मॉर्गेज है जिसमें एक प्रॉपर्टी जो है वो एब्सोल्यूटली ट्रांसफर की जाएगी मॉर्गेजर के थ्रू, किसके पास, मॉर्गेजी के पास। कब, अगर मॉर्गेजर ने लोन लिया है मॉर्गेजी से उस टाइम पे। ठीक है, तो प्रॉपर्टी जो है वो एब्सोल्यूटली ट्रांसफर की जाएगी, किसको, मॉर्गेजी को। किसके थ्रू की जाएगी, मॉर्गेजर के थ्रू की जाएगी। और इस कंडीशन पे ट्रांसफर की जाएगी कि अगर डिफाइंड टाइम पे, जितना लोन का टाइम पीरियड था उस टाइम के अंदर अंदर मॉर्गेजर ने लोन रीपे कर दिया, तो वो प्रॉपर्टी जो मॉर्गेजी के पास ट्रांसफर हुई थी वो वापस से रीट्रांसफर किसके पास होगी, मॉर्गेजर के पास होगी। ठीक है, तो मॉर्गेज, इंग्लिश मॉर्गेज जो है उसके अंदर मॉर्गेजर अपनी प्रॉपर्टी मॉर्गेजी को ट्रांसफर कर रहा है, एब्सोल्युटली ट्रांसफर कर रहा है। पर साथ में एक कंडीशन भी डली हुई है कि अगर विद इन टाइम मॉर्गेजर ने लोन पे कर दिया तो मॉर्गेजी के ऊपर बाउंडेशन है, ड्यूटी बनती है मॉर्गेजी की कि प्रॉपर्टी वापस किसको रिवर्ट बैक कर दे, मॉर्गेजर को कर दे। ठीक है, और साथ ही साथ यहाँ पे जो मॉर्गेजर है वो पर्सनल लाइबल है, लिखा हुआ है ऐसा, मॉर्गेजर बाइंड्स हिमसेल्फ। जो मॉर्गेजर है यहाँ पे वो पर्सनल लाइबल माना जाएगा। ये बोल रहा है आपको इंग्लिश मॉर्गेज का मीनिंग। आगे पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है देखिए। Here the mortgagor transfers the ownership of property as security and the mortgagee promises to re-transfer the ownership if the money is paid within definite time। ये कह रहे हैं कि इस टाइप के मॉर्गेज के अंदर मॉर्गेजर अपनी प्रॉपर्टी की ओनरशिप मॉर्गेजी के नाम पे ट्रांसफर कर देगा, और साथ ही साथ मॉर्गेजी प्रॉमिस कर रहा है कि अगर आपने विद इन टाइम हमारा लोन पे कर दिया तो हम आपको प्रॉपर्टी आपकी वापस कर देंगे। मतलब वापस से ओनरशिप मॉर्गेजर की बन सकती है अगर वो टाइम पे पैसे लौटा देगा तो। There is also a personal covenant as the mortgagor promises to repay within a certain date. In this type of mortgage, there is proviso that if money is repaid, the property would be reconveyed. The remedy of mortgage is sale of property to recover the debt. Thus, the essential features of English mortgage are as under। ठीक है, तो कहीं ना कहीं देखा जाए थोड़ा बहुत जो इंग्लिश मॉर्गेज है वो मॉर्गेज बाय कंडीशनल सेल के जैसा है। उसमें भी क्या था, हम कंडीशन के साथ प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहे हैं। ठीक है, और जब मॉर्गेजर ने अपनी प्रॉपर्टी मॉर्गेज को दी है तो कंडीशनल सेल के अंदर वो सेल ऑस्टेंसिबल थी, और यहां पर क्या बन चुकी है, वो एब्सोल्यूट बन चुकी है। स्टार्टिंग से एब्सोल्यूट है इंग्लिश मॉर्गेज के अंदर, पर स्टार्टिंग में ऑस्टेंसिबल सेल है, कौन से में, इंग्लिश मॉर्गेज बाय कंडीशनल सेल के अंदर। ठीक है, और साथ ही साथ मॉर्गेज बाय कंडीशनल सेल के अंदर मॉर्गेजर पर्सनली बाइंड नहीं करता अपने आप को, और जबकि यहाँ पे कर रहे हैं पर्सनली बाइंड। ठीक है, मतलब कल को अगर लोन पे करने में डिफॉल्ट कर दिया तो प्रॉपर्टी किसकी बन गई, मॉर्गेजी की बन गई। मॉर्गेजी की थी पहले ही, बन क्या गई, थी पहले ही, बस एक कंडीशन थी कि अगर लोन पे हो गया तो प्रॉपर्टी वापस मॉर्गेजर के पास आएगी, वरना नहीं आएगी।
और मॉर्गेजर ने लोन पे नहीं किया, ठीक है, लोन था 50 लाख रुपए का, लोन पे नहीं किया, तो प्रॉपर्टी किसकी है? मॉर्गेजी की है। प्रॉपर्टी सेल की मॉर्गेजी ने, वो बिकी 45 लाख रुपीज की, अभी भी 5 लाख रुपए कम पड़ रहे हैं, तो मॉर्गेजर बाउंड है वो पैसे पे करने के लिए। तो इंग्लिश मॉर्गेज के अंदर मॉर्गेजर पर्सनल लायबल है प्रॉपर्टी के अलावा और पैसे देने के लिए, अगर प्रॉपर्टी से पूरा लोन सेट ऑफ नहीं होता तो, ठीक है, ये बोल रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे अब कुछ एसेंशियल फीचर्स दे रखे हैं आपको इंग्लिश मॉर्गेज के। द मॉर्गेजर बाइंड्स हिमसेल्फ, मतलब मॉर्गेजर पर्सनल लायबल है। सेकंड लिखा हुआ है एब्सोल्युटली प्रॉपर्टी ट्रांसफर की जाएगी, अभी पढ़ के आए थे हम। सच एब्सोल्यूट ट्रांसफर इज सब्जेक्ट टू प्रोवाइजो, ये कह रहा है कि प्रॉपर्टी एब्सोल्यूट ट्रांसफर तो हो गई है, पर एक कंडीशन लगी हुई है उसके अंदर कि प्रॉपर्टी री ट्रांसफर हो जाएगी अगर मॉर्गेजर ने विद इन टाइम लोन पे कर दिया तो, ठीक है। अब आ जाओ आगे, डिफरेंस बिटवीन इंग्लिश मॉर्गेज एंड मॉर्गेज बाय कंडीशनल सेल पे। तो आई थिंक ये डिफरेंस आप कर लोगे, बिल्कुल इजी है, इसके अंदर कुछ भी मुश्किल नहीं लिखा हुआ, क्योंकि दोनों का मीनिंग हमने समझ लिया, ठीक है। और कहीं ना कहीं अभी हमने डिस्कस भी किया था कि डिफरेंस क्या क्या बन सकते हैं, कि मॉर्गेज बाय कंडीशनल सेल में पर्सनली बाइंड नहीं है मॉर्गेजर, पर इंग्लिश मॉर्गेज के अंदर पर्सनली बाइंड होता है। मॉर्गेज बाय कंडीशनल सेल में जो स्टार्टिंग में सेल हुई है वो ऑस्टेंसिबल है, और जबकि इंग्लिश मॉर्गेज के अंदर स्टार्टिंग से ही कौन सी सेल मानी जाती है? एब्सोल्यूट सेल मानी जाती है, ठीक है। तो कुछ ऐसी बातें यहाँ पे लिखी हुई है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज मॉर्गेज बाय डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड्स। देखिए, मॉर्गेज बाय डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड का मतलब क्या होता है? ये एक ऐसी मॉर्गेज है जो हम इमरजेंसी के केस में इस्तेमाल करते हैं। जब भी किसी पर्सन को अर्जेंटली इमरजेंसी में पैसों की जरूरत होती है, ठीक है, तो डॉक्यूमेंटेशन वगैरह करने का टाइम नहीं होता, रजिस्ट्रेशन वगैरह करवाने का टाइम नहीं है, अर्जेंसी में पैसे चाहिए, अर्जेंसी के अंदर मनी की रिक्वायरमेंट है, उस केस में हम मॉर्गेज बाय डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड का इस्तेमाल करते हैं। अब देखिए इसके अंदर होता क्या है। दिस टाइप ऑफ मॉर्गेज इज कॉल्ड इक्विटेबल मॉर्गेज इन इंग्लिश लॉ। ये कह रहा है कि मॉर्गेज बाय डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड का एक नाम और भी है, इक्विटेबल मॉर्गेज, ठीक है। इन दिस ट्रांजेक्शन अ पर्सन डिलीवर्स टू द क्रेडिटर और इज एजेंट डॉक्यूमेंट्स ऑफ टाइटल। डॉक्यूमेंट्स ऑफ टाइटल मतलब डॉक्यूमेंट ऑफ ओनरशिप of his immovable property with an intention to create a security and obtains a loan. The requisites of such a mortgage are a debt, deposit of title deeds, and intention that the deeds shall be security for the debt. देखिए, इस पैरा का मतलब क्या बनता है वो समझते हैं। एक एक्स नाम का पर्सन है, एक वाई नाम का पर्सन है, ठीक है। एक्स ने वाई को क्या बोला कि मुझे अर्जेंट में 1 करोड़ रुपए चाहिए, अर्जेंट है, ठीक है, या 50 लाख रुपए चाहिए, अर्जेंट है। वाई को बोला ऐसा, एक्स ने बोला वाई को, ठीक है। और एक्स क्या बोलते हैं वाई को कि तू मुझे पैसे दिलवा दे, तू मेरा पैसों का इंतजाम कर दे, मैं तुझे अपने गोडाउन की चाबी दे रहा हूँ, ये गोडाउन मेरा है, एक्स बोल रहे हैं, और इसकी चाबी तू ले ले सिक्योरिटी के तौर पे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि एक बार दे दी चाबी, जो चाबी एक्स दे रहा है वाई को, वो एज अ सिक्योरिटी दे रहा है, ताकि कल को एक्स ने विद इन टाइम लोन रिपे नहीं किया तो वो गोडाउन किसका बन जाएगा? वाई का बन जाएगा, ठीक है। या फिर गोडाउन की चाबी दे दी, या फिर गोडाउन के पेपर्स, डॉक्यूमेंट्स ऑफ टाइटल, गोडाउन जो होगा वो एक्स के नेम पे होगा, तो एक्स ने क्या किया, अपने गोडाउन के रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट जो है वो वाई को हैंड ओवर कर दिए, तो इसको हम बोलते हैं मॉर्गेज बाय डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड। यहाँ पे मॉर्गेजर ने क्या किया, टाइटल डीड, डीड का मतलब डॉक्यूमेंट, टाइटल का मतलब ओनरशिप, मॉर्गेजर ने क्या किया, अपने ओनरशिप के प्रूफ के डॉक्यूमेंट जो है वो किसके पास डिपॉजिट कर दिए? मॉर्गेजी के पास डिपॉजिट कर दिए। क्यों डिपॉजिट किया? क्योंकि मॉर्गेजर ने लोन लिया है, किससे? मॉर्गेजी से, ठीक है। और जो डिपॉजिट किया है डॉक्यूमेंट, वो एज अ सिक्योरिटी, मतलब इंटेंशन क्या है? सिक्योरिटी क्रिएट करने की इंटेंशन है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम मॉर्गेज बाय डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड बोलेंगे। इन ऑर्डर दैट a valid mortgage on an immovable property should be affected, it must be in mortgage by deposit of title deed. देखिए,
In order that a valid mortgage on the IP should be affected, it must be in the writing and attested by two witnesses and the document must be registered. ये कह रहा है कि अगर हमें कोई वैलिड मॉर्गेज क्रिएट करना होता है, चाहे वो सिंपल हो, चाहे वो मॉर्गेज बाय कंडीशनल सेल हो, चाहे वो ज्यू फैक्चरी मॉर्गेज हो, चाहे वो इंग्लिश मॉर्गेज हो, उनके अंदर हमें क्या करना पड़ता है, एक रिटर्न डीड जिसको हम मॉर्गेज डीड बोलते हैं वो बनानी पड़ती है। ठीक है, उसको साइन करना पड़ता है, फिर विटनेस से साइन करवाने पड़ते हैं, उसके बाद वो डीड क्या होती है, रजिस्टर होती है। मतलब मॉर्गेज क्रिएट करने में इतने झंझट होते हैं, बट इन द केस ऑफ मॉर्गेज बाय डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड it need not be registered and an oral agreement between the person and the creditor followed by the delivery of documents of title to the property is enough। पर कह रहा है कि मॉर्गेज बाय डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड्स एक ऐसा मॉर्गेज है जिसमें आपको रिटर्न डॉक्यूमेंटेशन फॉर्मेलिटीज पूरी करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, आप ओरल एग्रीमेंट के थ्रू भी मॉर्गेज क्रिएट कर सकते हो। तो अर्जेंसी के नीड में, अगर इमरजेंसी में किसी पर्सन को पैसे चाहिए, तो उस केस में आप मॉर्गेज बाय डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड को फॉलो कर सकते हो। ठीक है, द क्रेडिटर विल हैव द पोजेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स एंड ही विल एडवांस द मनी एट स्टिपुलेटेड रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब कह रहे हैं कि जो क्रेडिटर है उसके पास क्या होगा, डॉक्यूमेंट्स, जो टाइटल डॉक्यूमेंट्स थे उनका पोजेशन किसके पास होगा, क्रेडिटर के पास होगा, और बदले में क्रेडिटर उसको डेटर को पैसे देगा उस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे जो एग्री हुआ है उनके बीच में। इन द केस ऑफ मॉर्गेजर डज नॉट रीपे द लोन। अब कह रहे हैं कि अगर मॉर्गेजर लोन पे करने में डिफॉल्ट कर गया, द क्रेडिटर ऑन द बेसिस ऑफ हैविंग द टाइटल डीड्स इन हिज पोजेशन कैन स्यू द डेटर टू रिकवर द मनी। अब कह रहे हैं कि अगर डेटर ने पैसे पे करने में फेल हो गया, डिफॉल्ट कर दिया, तो क्रेडिटर के पास टाइटल डीड है डेटर के किसी आईपी के, उसके बेस पे क्रेडिटर कोर्ट में केस करेगा अपने पैसे रिकवर करने के लिए डेटर से। दिस टाइप ऑफ मॉर्गेज हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड ड्यू टू एक्सपीडियंसी। देखो यहाँ बोल रहा है, ये कह रहा है कि ये मॉर्गेज का जो टाइप है वो अर्जेंसी के लिए, इमरजेंसी में पैसों की रिक्वायरमेंट है उसके लिए बनाया गया है। Many persons, especially the business people, may need money urgently and they cannot wait till a formal document is written, signed, attested, and then registered. So they will simply approach the creditor and hand over the title deed of the property and borrow money। तो कह रहा है बहुत सारे बिजनेसमैन ऐसे होते हैं जो रजिस्ट्रेशन की वेट नहीं कर सकते कि कब डॉक्यूमेंटेशन वर्क पूरा हो, कब फॉर्मेलिटी पूरी हो और कब पैसे मिले हमें। कुछ बिजनेसमैन को अर्जेंटली पैसों की रिक्वायरमेंट रहती है, उस केस में वो इस टाइप के मॉर्गेज को फॉलो कर सकते हैं। There must be a clear intention on the part of person who hands over the title deed to effect a valid mortgage। In the absence of intention, the mere holding in possession of the title deeds will not create a valid mortgage। अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, मान लो एक ए नाम का पर्सन है, ठीक है, उसके किसी आईपी के डॉक्यूमेंट बी के पास पड़े हैं और ए ने बी से कोई भी लोन नहीं लिया हुआ। ठीक है, एक बार के लिए अपने वो जो डॉक्यूमेंट है किसी आईपी के, जिसका मालिक कौन है, ए मालिक है, रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट ए के बी के पास रखे हुए हैं कुछ देर के लिए, कुछ दिन के लिए, कुछ भी मान लो आप, ऐसे रखे हुए हैं, कोई लोन नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो क्या वहां पे वो जो डॉक्यूमेंट बी के पास पड़े हैं, वो डॉक्यूमेंट बी के पास छोड़ने की वजह सिक्योरिटी है? क्या सिक्योरिटी के इंटेंशन से ए ने अपने वो डॉक्यूमेंट बी के पास रखे हैं? सर नहीं रखे, ऐसा कुछ भी नहीं है। ए ने कोई लोन ही नहीं लिया, तो सिक्योरिटी के बाद कहां से आएगी? वो तो वैसे ही मान लो एक बार के लिए अपने डॉक्यूमेंट बी के पास रख दिए ए ने, तो वहां कोई भी इंटेंशन सिक्योरिटी क्रिएट करने की नहीं है, तो उसको हम मॉर्गेज बाय डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड नहीं बोलेंगे। तो मॉर्गेज बाय डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड के अंदर जो डॉक्यूमेंट बोरोवर लेंडर को दे रहा है, जो डेटर क्रेडिटर को दे रहा है डॉक्यूमेंट, उसमें इंटेंशन भी होनी चाहिए कि मैं जो डॉक्यूमेंट आपको दे रहा हूँ वो सिक्योरिटी के तौर पे दे रहा हूँ, तभी वो मॉर्गेज बाय डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड माना जाएगा, ऐसा लिखा हुआ है। The term document of title or title deeds means document as will show prima facie or apparent title to the property of person who is borrowing money। अब कह रहा है कि डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल का मतलब क्या बनता है, जो पर्सन मनी बोरो कर रहा है वो उन डॉक्यूमेंट्स के थ्रू ये शो हो रहा है कि वो बंदा जो है, वो पर्सन जो है, उन डॉक्यूमेंट्स में जिस प्रॉपर्टी का जिक्र किया वो उसका मालिक है। ठीक है, ये बोल रहे हैं यहाँ पे। उसके बाद नेक्स्ट आ जाओ आगे। It should be noted that this type of mortgage can be created only in certain towns and not everywhere in India।
अब कह रहे हैं कि जो मॉर्गेज बाय डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड है वो पूरे इंडिया में एप्लीकेबल नहीं है। कुछ शहर ऐसे हैं जहां पे इस तरह की मॉर्गेज चलती है। द फैसिलिटी टू क्रिएट अ वैलिड मॉर्गेज इज अवेलेबल इन द फॉलोइंग टाउन्स इन इंडिया। तो ये कुछ शहरों के आपको नेम दे रखे हैं, सिटीज के नेम दे रखे हैं। इन जगहों पे मॉर्गेज बाय डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड जो है वो चलता है, इफेक्टिव है। दो दिस टाइप ऑफ मॉर्गेज इज लिमिटेड टू स्पेसिफिक सिटीज, इट इज एट पार विथ एनी अदर लीगल डॉक्यूमेंट। टाइटल डीड शुड बी डिलीवर्ड इन दीज एरियाज। द प्रॉपर्टी ऑफ पर्सन मे बी सिचुएटेड एल्सवेयर। अब देखो, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है केस लॉ के लिए। ये कह रहा है कि प्रॉपर्टी इन शहरों में, जिन शहरों का यहाँ पे जिक्र किया हुआ है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये कह रहा है कि प्रॉपर्टी चाहे इन शहरों में है या इनके अलावा किसी अदर शहर में है, कोई दिक्कत नहीं है, पर जो डीड डिलीवर की जाएगी वो इन शहरों में होनी चाहिए। कौन से शहरों में? जिनका जिक्र किया हुआ है, कैलकाटा, मद्रास, बॉम्बे, अडोनी, अजमेर, इलाहाबाद, एटसेट्रा एटसेट्रा। इन शहरों का जिनका यहाँ पे जिक्र किया हुआ है, इन शहरों के अंदर जो डीड है वो डिलीवर होनी जरूरी है। चाहे प्रॉपर्टी जो है डेटर की, डेटर की जो प्रॉपर्टी है वो इन शहरों के अलावा चाहे कहीं पर भी है, कोई दिक्कत नहीं है। तो प्रॉपर्टी कहाँ पे है ये मैटर नहीं करता, प्रॉपर्टी कौन से शहर में है ये मैटर नहीं करता। मैटर क्या करेगा कि डीड कहाँ पे ट्रांसफर हो रही है। तो जहां पे डीड ट्रांसफर होगी वो इनमें से कोई शहर होना जरूरी है, ठीक है, तभी वो एक वैलिड मॉर्गेज बनेगा बाय डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड के लिए। उसके बाद नेक्स्ट आ जाओ, लास्ट टाइप ऑफ मॉर्गेज दे रखे हैं हमको, एनएमएलएस मॉर्गेज। देखिए, एनएमएलएस मॉर्गेज का मीनिंग क्या है, ये बिल्कुल बेसिक है, कुछ भी इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है। इसका मीनिंग क्या बनता है वो देखो। ये कह रहा है कि आपने पीछे इससे पहले 5 तरह के मॉर्गेज पढ़ लिए, ठीक है। अब जैसे कि मान लो सिंपल मॉर्गेज है, सिंपल मॉर्गेज के अंदर क्या होता है, जो हमारा मॉर्गेजर है वो पर्सनल लायबल होता है, ठीक है। राइट टू पोजेशन मॉर्गेजी के पास नहीं जाता, राइट टू फोरक्लोजर मॉर्गेजी के पास नहीं जाता। ये सिंपल मॉर्गेज के फीचर है। अब कह रहे हैं कि अगर किसी एक पर्सन ने दूसरे पर्सन से लोन लिया और सिंपल मॉर्गेज क्रिएट हुई, पर सिंपल मॉर्गेज के अंदर जो 3 फीचर हैं कि मॉर्गेजर जो है पर्सनल लायबल रहेगा, मॉर्गेजी के पास प्रॉपर्टी का पोजेशन नहीं आएगा, मॉर्गेजी के पास प्रॉपर्टी को फोरक्लोज करने का राइट नहीं है। अगर इन फीचर को हमने उल्टा कर दिया, इनमें से किसी भी फीचर को हमने चेंज कर दिया, तो वो सिंपल मॉर्गेज नहीं रहा। क्योंकि सिंपल मॉर्गेज के अंदर वो तीनों फीचर होने जरूरी है, पर हमने क्या किया, उनमें से किसी एक फीचर को चेंज कर दिया। जब हमने मॉर्गेज डीड बनाई तो हमने क्या किया कि हमारी डीड जो है, जो मॉर्गेज है वो सिंपल मॉर्गेज है, ठीक है। मॉर्गेजर पर्सनल लायबल है, बिल्कुल लायबल है। पोजेशन मॉर्गेजर के पास रहेगा, बिल्कुल रहेगा। पर हमने क्या किया, राइट टू फोरक्लोज किसको दे दिया, मॉर्गेजी को दे दिया। जबकि सिंपल मॉर्गेज में नहीं होता ऐसा, पर हमने राइट टू फोरक्लोज के जो कंडीशन है उसको अमेंड कर दिया अपने लिए डीड के अंदर, तो फिर वो एनएमएलएस मॉर्गेज बन जाएगा। तो एनएमएलएस मॉर्गेज कुछ भी नहीं है, जितने भी आप ऊपर मॉर्गेज पढ़ के आए हो, अगर आप उनकी टर्म्स एंड कंडीशन में, उनके फीचर में कुछ भी पर्सनली चेंज करते हो, पर्सनली कौन कौन चेंज करेगा, मॉर्गेजर और मॉर्गेजी मिल करके उनकी टर्म्स एंड कंडीशन के अंदर उनके फीचर्स में कुछ भी आपने चेंज किया, तो फिर वो एनएमएलएस मॉर्गेज में कवर हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि मान लो हम और कोई एग्जांपल लें, जैसे इंग्लिश मॉर्गेज था। इंग्लिश मॉर्गेज के अंदर जो हमारा मॉर्गेजर है वो पर्सनल लायबल होता है, पर हमने क्या किया, इंग्लिश मॉर्गेज क्रिएट की और उसमें डीड के अंदर साफ साफ लिख दिया कि मॉर्गेजर पर्सनल लायबल नहीं होगा। तो हमने इंग्लिश मॉर्गेज के फीचर को अमेंड कर दिया, चेंज कर दिया, तो फिर वो हमारी कौन सी मॉर्गेज मानी जाएगी, वो एनएमएलएस मॉर्गेज में कवर होगा। तो एनएमएलएस मॉर्गेज का मीनिंग आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। जो हमने ऊपर 5 तरह के मॉर्गेज पढ़े, अगर आप उनके फीचर्स में कुछ भी चेंजेस करते हो तो फिर वो एनएमएलएस मॉर्गेज में कवर हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे 6 तरह के मॉर्गेज जो थे वो पूरे हो गए इस क्लास के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा मॉर्गेज का टॉपिक जो है वो काफी हद तक पूरा हो गया। हमने इस क्लास में मीनिंग ऑफ मॉर्गेज डिस्कस किया, उसके बाद काइंड्स ऑफ मॉर्गेज 6 तरह के हमने पढ़े। तो आई होप कि आप सबको अच्छे से समझ आया होगा।
काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे लिए ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है जी, चलिए, थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। इन टॉपिक्स को लेकर के कोई भी डाउट होगा तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक है, चलिए फिर, हैव अ गुड डे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।